जैसे ही जियाओ यान गलियारे से बाहर निकला, संयोग से उसकी मुलाकात एओ तुओ के समूह से हुई, जो कुछ समय से इंतजार कर रहे थे। उनमें से कुछ ने मुस्कुराकर थोड़ी बातचीत की। इस दौरान जू मेई ने कुछ वाक्य बोले, और जिस नजर से वो जियाओ यान को देखती थी वो थोड़ी अजीब थी। दूसरी ओर लिन फेई हकला रही थी और ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। हर बार जब जियाओ यान उसकी ओर देखता तो उसका चेहरा लाल हो जाता। कुछ समय पहले जियाओ यान के प्रदर्शन ने इस ऊर्जावान लड़की को एक बार फिर चौंका दिया था। उसके दिल में बसी असली मूर्ति लियूलिंग चुपचाप किनारे कर दी गई। उसकी जगह शांत और दुबले पतले युवक की पीठ आ गई। जियाओ यान के झू मेई और अन्य लोगों से बात करने के कुछ समय बाद एओ तुओ ने जबरदस्ती उनकी बातचीत खत्म कर दी, जिसके बाद उसने जियाओ यान को प्लाजा से बाहर निकाला और तेजी से एसोसिएशन में वापस आ गया। उसने जियाओ यान के लिए एक शांत कमरा व्यवस्थित किया ताकि वो पहले अपनी स्थिति को ठीक कर सके। ऐसा इसलिए था क्योंकि जियाओ यान का पीला रंग लोगों को डराने के लिए कमजोर था। जियाओ यान ने कमरे के दरवाजे पर नजर डाली जो बंद था, और वो असहाय होकर केवल अपना सिर हिला सकता था। उसने अपने हाथ पर नजर डाली जिसमें एक हरे रंग की औषधीय गोली थी, जिसे एओ तुओ ने उसकी ओर ठूंस दिया था। औषधीय गोली की चमक के आधार पर यह कम से कम टियर 3 थी। ऐसा लग रहा था कि इस बार जियाओ यान की जीत ने वास्तव में एओ तुओ को बहुत खुशी दी थी। इस ग्रेड की एक औषधीय गोली उसके लिए काफी कीमती मानी जा सकती थी। हालांकि वर्तमान में उसने इसे आसानी से वापस सौंप दिया था। एक बार जब वो नरम बिस्तर पर क्रॉसलेग बैठ गया तो जियाओ यान ने औषधीय गोली को अपने हाथ में लिया और उसे अपने मुंह में धकेल दिया। उसने महसूस किया कि शुद्ध ऊर्जा तेजी से उसके शरीर में फैल रही थी, और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली, जिससे उसकी आत्मा ठीक होने लगी। हालांकि वो खुद को बलपूर्वक सहारा दे रहा था, लेकिन इस बार की परीक्षा ने वास्तव में जियाओ यान की सारी शक्ति को समाप्त कर दिया था। 3 अलग अलग प्रकार के लपटों के बीच बदलते समय उसकी आध्यात्मिक शक्ति की खपत वास्तव में बहुत अधिक थी। यदि ये पहले की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती तो ये संभावना थी कि जियाओ यान अपनी आध्यात्मिक शक्ति के पूरी तरह समाप्त हो जाने के कारण बेहोश हो जाता, इससे पहले कि वो 2 बार लौ बदल पाता। एक झटके में उसे ठीक होते हुए 5 घंटे से अधिक समय बीत गया। जब जियाओ यान आखिरकार अपने प्रशिक्षण मोड से उठा और खुली खिड़की पर नजर डाली तो उसने महसूस किया कि सूरज, जो पहले हवा में ऊंचा लटका हुआ था, वास्तव में क्षितिज से परे उतरने वाला था। गर्म हवा भी धीरे धीरे ठंडी हो गई थी। जियाओ यान ने धीरे से सांस छोड़ी और अपने माथे को रगड़ा। उसने महसूस किया कि उसके दिमाग से थकान और उनींदापन दूर हो रहा है। वो थोड़ा हैरान था। शुरू में उसने सोचा था कि उसे अपनी आधी ऊर्जा वापस पाने के लिए कम से कम 1 दिन का समय चाहिए होगा। ये अप्रत्याशित था कि वो इन 5 घंटों के दौरान लगभग पूरी तरह से ठीक हो गया था। ये एओ तुओ द्वारा दी गई औषधीय गोली का प्रभाव होना चाहिए। जियाओ यान ने अपनी हथेलियां बिस्तर पर रखीं और थोड़ी ताकत लगाई। उसका शरीर एक झटके में आगे की ओर उछला और स्थिर होकर जमीन पर आ गिरा। फिर उसने अपने हाथों को धीरे से थपथपाया। जिस गति से वो ठीक हो गया था उससे संतुष्ट महसूस कर रहा था। क्रैक! जियाओ यान के बिस्तर से उतरने के कुछ समय बाद कमरे का दरवाजा धीरे से खोला गया। जियाओ यान ने एक नजर डालने के लिए अपना सिर उठाया। तभी उसने एक नाजुक और सुंदर युवती को एक प्रशिक्षु कीमियागर की पोशाक पहने हुए साफ पानी का एक बेसिन लेकर सावधानी से अंदर आते देखा। मिस्टर यान जियाओ, ग्रैंडमास्टर एओ तुओ ने मुझे यहां आपकी देखभाल करने का निर्देश दिया है। युवती की उम्र सिर्फ 14 या 15 साल के आसपास थी। उसका शरीर बहुत छोटा था, लेकिन टाइट कीमियागर की पोशाक उसकी पतली कमर और कुछ हद तक उभरी हुई छाती को उजागर कर रही थी। हालांकि वो अभी परिपक्व नहीं हुई थी,
लेकिन उसके बारे में एक विशिष्टता थी। वर्तमान में उसका नाजुक, सुंदर, छोटा चेहरा थोड़ा शर्मीला और लाल था। जियाओ यान को घूरते हुए उसकी चमकदार आंखों में एक धधकती गर्मी चमक उठी। इससे पहले जब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता था, तो वो चुपचाप ग्रैंड मीटिंग प्रतियोगिता देखने चली जाती थी। स्वाभाविक रूप से उसने स्पष्ट रूप से देखा था कि जियाओ यान ने यान ली को हराया और पूरी ग्रैंड मीटिंग के अंतिम परिणाम को बदलते हुए ज्वार को मोड़ दिया। इस उम्र में युवतियों के दिलों में जियाओ यान निस्संदेह उनका हीरो और उनके दिलों में आदर्श था। भले ही उसका चेहरा थोड़ा साधारण दिख रहा था, लेकिन अब जब वे इसे देखती थी तो ये आकर्षण से भर जाता था। युवा लड़की का दिल खुशी से उछल पड़ा जब उसे एओ तुओ ने अचानक इस जगह की रखवाली करने का निर्देश दिया। ये विशेष रूप से तब हुआ जब उसे अपने साथियों की ईर्ष्या भरी निगाहों की याद आई। उसकी गर्म आंखों का तापमान एक बार फिर बढ़ गया। खांसी। जियाओ यान ने सूखी खांसी की क्योंकि उसे एक युवा लड़की ने इतने गर्म तरीके से घूरा था। जब वो होश में आया तो उसने बेसिन लेते समय मुस्कुराया, धन्यवाद, लेकिन मैं इसे खुद कर सकता हूं। ओह। हालांकि उसे अपने दिल में थोड़ा पछतावा हुआ, लेकिन युवा लड़की ने मना करने की हिम्मत नहीं की। उसने आज्ञाकारी रूप से बेसिन सौंप दिया और अपनी निगाहें जियाओ यान को घूरते हुए एक तरफ खड़ी हो गई। जियाओ यान को नहाते समय घूरे जाने से बहुत असहज महसूस हुआ, इसलिए उसने बस अपना चेहरा 2-4 बार पोंछा और फिर कुछ हद तक असहाय भाव से पूछा, युवा मिस। मुझे जुनैर कहते हैं, युवती ने लाल चेहरे के साथ कहा। टीएल, ये जुनैर जियाओ कबीले की जुन एर नहीं है। जियाओ यान ने कड़वाहट से मुस्कुराया, लेकिन उसने सिर्फ इतना पूछा, मिस जुनैर, क्या आप मुझे चेयरमैन फामा से मिलवा सकती हैं? कृपया मेरे पीछे आइए। छोटी लड़की, जो संतुष्ट थी, ने पलटकर आगे की ओर बढ़ने से पहले धीरे से जवाब दिया। जब वे कमरे से बाहर निकले तो जियाओ यान उस युवती के पीछे पीछे चला। एसोसिएशन के कीमियागर, जो कभी कभी उसके पास से गुजरते थे, रुक जाते और युवती को एक दोस्ताना मुस्कान देते। कई बार जब सीढ़ियां संकरी होती थी तो कई कीमियागर रास्ता देने की पहल भी करते थे। इतने विनम्र व्यवहार के कारण जियाओ यान थोड़ा असहज हो गया। मिस्टर यान जियाओ, आप वाकई बहुत प्रतिष्ठा का आनंद लेते हैं। आमतौर पर वे लोग हमें देखकर भौंचक के रह जाते हैं और हमें रास्ता देना तो दूर की बात है। जब वे एक बार फिर गलियारे से गुजरे तो उनके सामने खड़ी युवा लड़की धीरे से हंसने से खुद को रोक नहीं पाई। युवा लड़की के इन कुछ हद तक शरारती शब्दों पर जियाओ यान मुस्कुराया। दुनिया यथार्थवादी थी। सम्मान और श्रद्धा हमेशा उन लोगों के लिए छोड़ दी गई थी जो इसका आनंद लेने की क्षमता रखते थे। इससे पहले जब वो कीमियागर संघ में आया था तो उसे भी ऐसा व्यवहार नहीं मिला था, है ना? युवा लड़की का पीछा करते हुए कुछ और गलियारे पार करने के बाद जियाओ यान आखिरकार एक विशाल कमरे के बाहर रुक गया। युवा लड़की ने धीरे से कहा, यह चेयरमैन का अध्ययन कक्ष है, उन्हें अब अंदर होना चाहिए। कृपया खुद ही अंदर जाए, मिस्टर यान जियाओ। धन्यवाद मिस जुनैर। जियाओ यान ने अपना सिर हिलाया और बोलते हुए मुस्कुराया, कोई जरूरत नहीं है। युवा लड़की ने प्यार से मुस्कुराया और पीछे मुड़ गई। वो कुछ कदम ही चली थी कि अचानक वो फिर से मुड़ी और एक और मुस्कान के साथ बोली, मिस्टर यान जियाओ, आज आप वाकई बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। ही, अलविदा। जियाओ यान हैरान था जब उसने उस युवा लड़की को देखा जिसने अपने हाथ पीछे कर रखे थे, हिरन की तरह उछलते हुए गलियारे के अंत में गायब हो गई। तुरंत उसने एक मुस्कान छोड़ी और अपना सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि ग्रैंड मीटिंग ने वास्तव में उसके लिए काफी लोकप्रियता बटोरी थी। यहां तक कि यह साधारण दिखने वाला चेहरा भी वास्तव में युवा लड़की को उसके लिए कामुक भावनाओं का कारण बन सकता था। लेकिन यह अफसोस की बात थी कि यह पहचान और नाम झूठा था। जियाओ यान ने दरवाजे पर
हल्के से दस्तक देने से पहले अपनी नजर और विचारों को वापस ले लिया। उसने दरवाजा खोलने और अंदर जाने से पहले अंदर से फा मां की आवाज निकलने का इंतजार किया। एक बार जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो फा मां, हैबो डोंग और जिया लाओ, जो डेस्क के किनारे बैठे थे, ने अनजाने में जियाओ यान को मुस्कुरा दिया जब उन्होंने देखा कि ये वही है। छोटे साथी, बधाई हो। जैसे ही उन्होंने जियाओ यान को प्रवेश करते देखा, फा मां के 3 आदमियों के समूह ने अपने हाथ उसकी ओर बढ़ाए। आप सभी को मेरा उपहास करना बंद कर देना चाहिए। जियाओ यान धीरे धीरे आगे बढ़ा और एक कड़वी मुस्कान के साथ बोला, इस मामले ने लगभग मेरी इस छोटी सी जान ले ली। के फा मां ने धीरे से हंसा। उसने कुछ भी अनावश्यक नहीं कहा, क्योंकि उसकी हथेली ने उसके हाथ पर भंडारण की अंगूठी को सहलाया। तुरंत एक बैंगनी चांदी के रंग का स्क्रॉल उसकी हथेली में दिखाई दिया। जियाओ यान की हथेली ने धीरे से स्क्रॉल को रगड़ा और उसने मुस्कुराते हुए कहा, प्रयास के साथ पुरस्कार मिलता है। ये टियर 6 औषधीय गोली, थॉइंग स्पिरिट पिल का औषधीय सूत्र है। छोटे साथी, अब से ये तुम्हारा है। जैसे ही उसने कहा, फा मां ने स्क्रॉल पर अपनी उंगली घुमाई। स्क्रॉल एक चांदी के रंग की छाया में बदल गया, जो जियाओ यान की ओर बढ़ गया। जियाओ यान को स्क्रॉल मिलते ही थोड़ा उत्साह हुआ। वो अपने हाथों में इसके साथ खेलने से खुद को रोक नहीं सका। स्क्रॉल बैंगनी और चांदी दोनों रंग का था और इसे हाथ में लेने पर बर्फीली सी अनुभूति होती थी। चमकीले और साफ स्क्रॉल की सतह पर कुछ जटिल रेखाएं और प्राचीन चिन्ह थे, जो इसे देखने पर एक सौंदर्यपूर्ण अनुभूति देते थे। जियाओ यान ने स्क्रॉल को ध्यान से पकड़ा और धीरे से उसे खोला। उसने स्क्रॉल पर लिखी जानकारी पर मोटे तौर पर नजर डाली और महसूस किया कि उस पर जो लिखा था वो एओ तुओ द्वारा बताई गई बातों से अलग नहीं था। तभी उसने राहत की सांस ली। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप यहां औषधीय सूत्र को पढ़ने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग न करें, अन्यथा आप मौके पर ही बेहोश हो जाएंगे। भले ही मैं होता, टियर 6 औषधीय सूत्र कुछ ऐसा है जिसे पढ़ने के बाद मुझे काफी लंबे समय तक सिर दर्द होता। फा मां ने जियाओ यान के उत्साहित तरीके को देखते हुए याद दिलाया। के मुझे पता है। जियाओ यान ने अपना सिर हिलाया और सावधानी से थॉइंग स्पिरिट पिल के औषधीय सूत्र को अपने स्टोरेज रिंग में रख दिया। जब उसने अपना सिर उठाया तो उसने देखा कि फा मां उसे बैंगनी रंग की धातु की प्लेट का एक टुकड़ा दे रही है और वो अनिश्चितता महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। ये एसोसिएशन के मानद बुजुर्ग के लिए टोकन है और चैंपियन के लिए एक तरह का इनाम भी है। यदि आप ये टोकन लेते हैं तो आप जिया मां साम्राज्य में किसी भी एसोसिएशन शाखा से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। फा मां ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है कि आप किसी भी पद से विवश होना पसंद नहीं करते हैं। इस तथाकथित मानद बुजुर्ग को आपसे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। यह सिर्फ एक लटकी हुई उपाधि है। जब तक आप इच्छुक हैं, आप मेरे सहित किसी के भी प्रेषण को अनदेखा कर सकते हैं। जियाओ यान ने टोकन प्राप्त करने से पहले थोड़ा सिर हिलाया। ठीक है, छोटे साथी, आपने पहले ही इनाम प्राप्त कर लिया है। इसके बाद आप एसोसिएशन या राजधानी में घूम सकते हैं। हालांकि ग्रैंड मीटिंग खत्म हो गई है, लेकिन राजधानी कुछ समय के लिए काफी जीवंत रहेगी। वर्तमान में आप भी एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। यदि आप बाहर चले गए तो जो लोग आपसे परिचित होना चाहते हैं, उन्हें इस शहर से बाहर कतार में लगना पड़ सकता है। हाँ, फा मां ने चिढ़ाते हुए कहा। जियाओ यान ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। उसकी नजर उन तीनों पर पड़ी और उसने अचानक पूछा, तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? के हाई बोडो मुस्कुराया और फा मां और जिया लाओ के साथ नजरें मिलाई। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगला, हम ग्रैंड मीटिंग के नियमों को तोड़ने की कीमत पर चर्चा करने के लिए उस दोस्त यान ली को खोजने की योजना बना रहे हैं। एक दयनीय साथी जो वापस नहीं आ पाएगा। जियाओ यान ने अपने हाथ फैलाए। उसे नहीं लगा
कि यान लीफा मां के 3 आदमियों के समूह के हाथों से जिंदा बच पाएगा। चूंकि तुम तीनों को एक अपॉइंटमेंट रखना है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं रखूंगा। मेरे पास कुछ काम भी है जो मुझे करने हैं। अलविदा। जियाओ यान ने तीनों लोगों की तरफ हाथ जोड़े। वो और ज्यादा देर नहीं रुका और मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। के चलो, इन 2 दिनों में मैं उस साथी से नाराज हो गया हूं। अब भुगतान करने का समय आ गया है। जैसे ही उसने जियाओ यान की गायब होती पीठ को देखा, फामा अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और ठंडी मुस्कान के साथ बोला। हाई बोडो मुस्कुराया और खड़ा हो गया। उन तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। जैसे ही उनके शरीर थोड़े हिले, कमरे के अंदर से अचानक तेज हवा चली। हवा ने किताबों को चारों ओर उड़ा दिया और किताबें उड़ने लगी। जब सब कुछ आखिरकार शांत हो गया, तो कमरे में मौजूद तीनों लोग कहीं नहीं मिले। जियाओ यान धीरे धीरे अल्केमिस्ट एसोसिएशन से बाहर चला गया, उन सभी की निगाहों के नीचे, जो सभी के लिए अलग अलग अर्थ रखती थी। वो मुख्य द्वार पर खड़ा था और आकाश को देख रहा था, जो धीरे धीरे अंधेरा होता जा रहा था। ऐसा करते समय उसका दिमाग थोड़ा खाली था। ग्रैंड मीटिंग के खत्म होने के साथ उसका पूरा शरीर अचानक बहुत अधिक आराम महसूस कर रहा था। चैंपियन स्पॉट को पूरी तरह से लेने के दबाव के बिना ही वो वास्तव में राहत की सांस ले सकता था। ये चीज वास्तव में किसी की आत्मा को बहुत अधिक खा जाती है। जियाओ यान ने कड़वाहट से हंसा। अगर रानी मेडुसा ने उस समय ये वाक्य नहीं कहा होता, तो जियाओ यान इस तरह के थकाऊ काम करने और इस ग्रैंड मीटिंग में भाग लेने के लिए बेताब नहीं होता। जैसे ही उसे रानी मेडुसा की चेतावनी याद आई, जियाओ यान की हथेली चुपचाप 7 रंगों वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर को छूने से खुद को नहीं रोक पाई, जो उसकी बाह के चारों ओर लिपटा हुआ था। जब वो गहरी नींद में था, उसे नहीं पता था कि ये रानी मेडुसा के लगातार मजबूत होने की वजह से था, लेकिन मौजूदा अजगर अक्सर गहरी नींद में चला जाता था। कभी कभी जब जियाओ यान प्रशिक्षण ले रहा था, तो उसकी गहरी इंद्रियां कभी कभी महसूस करती थी कि उस छोटे से शरीर के भीतर 2 आत्माएं थी, जो एक दूसरे को दबा रही थी और एक दूसरे से लड़ रही थी। हर जगह परेशानी है। जियाओ यान ने धीरे से आह भरी। 7 रंग वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर की मदद करने की क्षमता के बिना जियाओ यान केवल उन्हें लड़ते हुए देख सकता था। हालांकि इस लड़ाई में अंतिम विजेता निश्चित रूप से रानी मेडुसा होगी। 7 रंग वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर ने कम से कम जियाओ यान को रानी मेडुसा के साथ शर्तों पर चर्चा करने का अधिकार प्राप्त करने में मदद की। ये देखते हुए कि रानी मेडुसा ने पिछली बार अचानक बात की थी, ये संभावना थी कि ये पिघलने वाली आत्मा की गोली उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। हालांकि औषधीय सूत्र पहले से ही उसके हाथों में था, फिर भी उसे औषधीय गोली को परिष्कृत करने के लिए जियाओ यान पर निर्भर रहना होगा। इसलिए अगर रानी मेडुसा एक दिन जागती है, तो उसे मारे जाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जियाओ यान ने कुछ ठंडी, नम हवा में सांस ली। उसने अपने दिमाग से उन अस्त व्यस्त विचारों को निकाल दिया और सड़क पर थोड़ा रुक गया, जिसके बाद उसने अपना सिर उठाया और उस दिशा में चल पड़ा जहां नालन कबीला था। आज आखिरी बार था जब उसे नालन जी से जहर निकालने की जरूरत थी। अगर सब कुछ ठीक रहा, तो आज रात उसे 7 जादुई हरी आत्मा लार मिल जाएगी। जब वो समय आएगा, तो वो कोशिश करेगा और देखेगा कि क्या वह इसका उपयोग करके याओ लाओ को जगा सकता है। अगर वो याओ लाओ को जगा सकता है, तो इस बार मिस्टी क्लाउड सेक्ट की अपनी यात्रा पर उसे सबसे सुरक्षित सुरक्षा मिलेगी। अगर वो याओ लाओ को जगाने में विफल रहा, तो वो केवल अपनी त्वचा को सख्त कर सकता था और वहां सिर रख सकता था। चूंकि वो अपनी यात्रा में पहले ही इतनी दूर आ चुका था, इसलिए जियाओ यान चाहे जो भी हो, हार मानने का विकल्प नहीं चुनेगा। कल आखिरी निष्क्रिय दिन होगा। अगर संभव हो तो दुर्भाग्य से इस बात के भी कुछ जोखिम होने की संभावना थी। औषधीय गोली पर 3 पंक्तियों को
सफलतापूर्वक परिष्कृत करने के बाद डूशी वर्ग पर प्रतिक्रिया बहुत अधिक है। अगर मेरी ताकत दुर्भाग्य से इस समय कम हो जाती है तो ये वास्तव में मुझे उदास कर देगा। जियो यान ने अपने होठों को थोड़ा दबाया। उसकी उंगली ने धीरे से उसके भंडारण की अंगूठी को रगड़ा। इसके भीतर 3 लाइन ग्रीन स्पिरिट पिल थी, जिसे आधे दिन से भी कम समय के लिए परिष्कृत किया गया था। हालांकि जियो यान नालन यानरान की वास्तविक ताकत को महसूस नहीं कर सका, लेकिन यह संभावना थी कि जब उसने दूसरी रात हमला किया तो तेज और प्रभावशाली तरीके से उसकी ताकत मुझान से कमजोर नहीं होगी। वो उससे भी आगे निकल सकती है। मुझान पहले से ही 9 सितारा डूशी थी। अगर नालन यानरान ने उसे पीछे छोड़ दिया तो उसे दाडूशी वर्ग के आसपास होना चाहिए। 3 साल पहले वो केवल 3 सितारा डूझे थी। इस 3 साल से भी कम समय के दौरान वो वास्तव में दाडूशी वर्ग में आगे बढ़ गई थी। जब तक कि मैंने अपने निर्णय में कोई गलती नहीं की है, यह संभावना है कि उसने किसी प्रकार की औषधीय गोली का सेवन किया हो, जो इन 3 वर्षों के दौरान सीधे उसकी ताकत बढ़ा सकती थी। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की प्रचुर संपत्ति और पिल्किंग गुहे की मदद से ऐसी औषधीय गोलियों को परिष्कृत करना असंभव नहीं था, भले ही वे अत्यंत दुर्लभ हों। अन्यथा भले ही उसकी प्रतिभा उत्कृष्ट हो, उसके लिए मुझसे इतनी तेजी से मजबूत बनना असंभव था। जियो यान ने अपना सिर नीचे किया और सोचा, शिक्षक की क्षमता महान और अथाह हो सकती है, लेकिन उन औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के लिए विभिन्न दुर्लभ औषधीय अवयवों की आवश्यकता होती है। मेरी क्षमता के साथ ऐसी कई चीजें हैं जो मेरे हाथ में नहीं है। पर्याप्त औषधीय अवयवों के बिना शिक्षक अपनी क्षमता कितनी भी महान क्यों न हो, औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए वे इन कुछ वर्षों के दौरान उन उत्प्रेरक प्रकार की औषधीय गोलियों का उपयोग और शोधन कर रहे थे। उदाहरण के लिए ऐसे तरल पदार्थ जो अत्यधिक दर्द लाने के बावजूद शरीर की क्षमता को उत्तेजित कर सकते हैं। हालांकि शिक्षक ने कभी ऐसी औषधीय गोलियां नहीं बनाई थी जो सीधे किसी की ताकत बढ़ा सकती हों। उन दोनों की सभी स्थितियों का सारांश देते हुए जियाओ यान ने चुपचाप थोड़ी राहत महसूस की। भले ही नालन यानरान की ताकत में छलांग और सीमा से सुधार हुआ हो। हम देखेंगे कि जब वो समय आएगा तो क्या होगा। अगर मैं शिक्षक को जगा सकता हूं तो मुझे जोखिम उठाने और उस 3 लाइन ग्रीन स्पिरिट पिल का सेवन करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर मैं उसे जगाने में विफल रहा तो जियाओ यान ने आह भरी और फिर बुदबुदाया, तो मैं जोखिम उठा सकता हूं और कोशिश कर सकता हूं। मैंने इस दिन के लिए 3 साल पहले से ही तैयारी की है। मैं किसी भी ऐसे दाग को बर्दाश्त नहीं कर सकता जो मेरी विफलता का कारण बन सकता है। जियाओ यान ने अपना सिर हिलाया और कुछ समय के लिए इन कुछ परेशान करने वाले विचारों को दबा दिया। उसने अपना सिर उठाया और चारों ओर नजर घुमाई। नालन कबीले की जागीर उसकी दृष्टि के किनारे पर पहले से ही आंशिक रूप से दिखाई दे रही थी। जियाओ यान धीरे धीरे नालन कबीले के प्रवेश द्वार पर आया। इन कुछ दिनों के दौरान नालन जी को जहर निकालने में मदद करने के लिए रोजाना आने के बाद जियाओ यान पहले से ही इस जगह का लगातार मेहमान बन गया था। इसलिए सामने के प्रवेश द्वार पर मौजूद 2 पहरेदारों ने अनुभवहीन तरीके से काम नहीं किया और उसे रोकने के लिए आगे नहीं बढ़े। इसके बजाय उन्होंने विनम्रतापूर्वक उस पर मुस्कुराया, अपने हाथ उठाए और सम्मानपूर्वक उसे अंदर ले गए। जियाओ यान छोटे बजरी वाले रास्ते पर चला और धीरे धीरे कुछ दूर तक चला। जिसके बाद वो हॉल में पहुंचा तो उसने देखा कि नालन जी पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। जब नालन जी ने उसे देखा तो वो मुस्कुराया और खड़ा हो गया, अपने हाथों को एक साथ जोड़कर कहा, बधाई हो। वर्तमान में आप राजधानी में इस समय के आदमी माने जा सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो आपको नहीं जानता हो। जियाओ यान मुस्कुराया और अपने आसपास की चीजों पर नजर डाली। हालांकि उसे यह देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि नालन यानरान, जो हमेशा आसपास ही रहती थी, कहीं नहीं दिख रही थी।
के नालन यानरान संप्रदाय में वापस आ गई है। आज संप्रदाय से कोई उसे वापस आने के लिए कहने आया था। नालन जी ने जियाओ यान की अनिश्चितता को समझाते हुए मुस्कुराते हुए समझाया। ओह! सतह पर जियाओ यान मुस्कुराया और सिर हिलाया। हालांकि उसके दिल में एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी। 3 साल का समझौता करीब आ रहा है। उसे स्वाभाविक रूप से वापस लौटना होगा। दादा नालन, चलो आज का जहर निकालने का सत्र शुरू करते हैं। ये आखिरी बार है। आज रात के बाद जला देने वाला जहर तुम्हारे शरीर से पूरी तरह निकल जाएगा। के ये अच्छा है। धन्यवाद युवा मित्र यान जियाओ। भविष्य में अगर तुम्हें किसी चीज में मदद की जरूरत है तो तुम हमारे नालन कबीले में आ सकते हो। जब तक मैं प्रभारी हूं, मैं तुम्हें निश्चित रूप से अस्वीकार नहीं करूंगा। नालन जी ने कृतज्ञता के साथ कहा। हमें से प्रत्येक को बस वही मिल रहा है जिसकी हमें जरूरत है। जियाओ यान मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। वो नालन जी के पीछे पीछे एक कमरे में चला गया, जिसके बाद उन्होंने ये आखिरी जहर निष्कासन सत्र शुरू किया। आखिरी जहर निष्कासन सत्र इतना आसान था कि ये जियाओ यान की उम्मीदों से थोड़ा परे था। बेशक वो स्पष्ट रूप से समझ गया था कि ये ग्रैंड मीटिंग के दौरान उसकी आध्यात्मिक शक्ति के बढ़ने के कारण था। उस तरह के परीक्षण का अनुभव करने के बाद वो निस्संदेह ग्रीन लोटस कोर फ्लेम के नियंत्रण में बहुत अधिक सक्षम हो गया था। जियाओ यान ने अपने चेहरे से ठंडे पसीने की एक बूंद पोंछी। उसकी उंगली नालन जी की पीठ से हट गई और उसने नालन जी के चेहरे को देखा, जो अचानक बहुत गुलाबी हो गया था। उसने सिर हिलाया और कहा, बधाई हो, आपके शरीर से जला देने वाला जहर पूरी तरह से निकल गया है। जब उसने ये शब्द कहे तो जियाओ यान के मुंह में थोड़ी कड़वाहट थी। जला देने वाला जहर नालन जी के शरीर से निकल गया था, लेकिन ये उसके अपने शरीर में चला गया। नालन जी ने एक लंबी सांस छोड़ी। इस बार गंदी हवा में अब पहले जैसा काला रंग नहीं था। यह वास्तव में वैसा ही लग रहा था जैसा जियाओ यान ने कहा था। वह जला देने वाला जहर वास्तव में पूरी तरह से निकल गया है। मैं केवल शब्दों या कर्मों से इतनी बड़ी दयालुता का धन्यवाद नहीं कर सकता। पुराना मैं जानता हूं कि वो युवा मित्र यान जियाओ उस 7 जादुई हरी आत्मा लार के कारण यहां है, लेकिन मेरे जीवन की तुलना उस पौधे से नहीं की जा सकती। मैं नालन जी आपसे वादा करता हूं कि अगर भविष्य में कभी मौका मिला तो मैं आपकी दयालुता का बदला चुकाने में संकोच नहीं करूंगा। नालन जी खड़े हुए और गहरी आवाज में जियाओ यान से बात की। उनके व्यवहार से ऐसा लग रहा था कि वे बेहद गंभीर थे। जियाओ यान मुस्कुराया, लेकिन कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई। ताली, ताली। नालन जी ने अचानक अपने हाथों से ताली बजाई। एक पल बाद कमरे का दरवाजा जो कसकर बंद था, उसे धक्का देकर खोला गया। एक महिला नौकर एक जेड फूल के बर्तन को लेकर अंदर आई, जिसमें एक पौधा था। जब यह पौधा दिखाई दिया तो एक अजीब सी खुशबू, जिसने लोगों की आत्मा को शांत कर दिया, तुरंत पूरे कमरे में फैल गई। जियाओ यान ने अजीब खुशबू को सूंघा और उसकी नजर तुरंत उसके हाथ पर लगे पौधे पर रुक गई। यह पौधा पूरी तरह से हरे रंग का था। ऐसा लग रहा था जैसे इसे उच्च गुणवत्ता वाले हरे जेड से उकेरा गया हो। पौधे के शीर्ष पर 7 अलग अलग रंगों वाला एक फूल धीरे धीरे खिल रहा था। ऐसा करते समय जियाओ यान ये जानकर कुछ हद तक हैरान रह गया कि 7 रंग वास्तव में धीरे धीरे बदल रहे थे, जिससे ये बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा था। युवा मित्र यान जियाओ, ये 7 जादुई हरी आत्मा लार है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई कीमियागर इसे तरल में परिशोधित करने के लिए लौ का उपयोग करे तो ये थकी हुई आत्माओं को जल्दी से ठीक करने में सक्षम बनाता है। उस समय मैंने इसे प्राप्त करने के लिए काफी प्रयास किए थे। मुझे वो ज्वलंत जहर मिलने का कारण भी इस चीज को चुनना था। नालन जी हंसे। जियाओ यान ने अपने दिल में उत्तेजना को दबाते हुए थोड़ा सिर हिलाया। उसने अपने होठों को चाटा और खुद को बहकने नहीं दिया।
के युवा मित्र यान जियाओ, चूंकि तुमने मुझे पहले ही पूरी तरह से ठीक कर दिया है, इसलिए ये चीज अब तुम्हारी है। हालांकि जियाओ यान ने खुद को बहुत अच्छी तरह से नियंत्रित किया, लेकिन वो नालन जी जैसे चालाक बूढ़े लोमड़ी को धोखा नहीं दे सका, क्योंकि बाद में उसने बात करते हुए मुस्कुराया। बहुत बहुत धन्यवाद। जियाओ यान ने नालन जी की ओर कृतज्ञतापूर्वक अपने हाथों को एक साथ जोड़ा। उसने अब और विरोध नहीं किया। 2 कदम आगे बढ़ते हुए उसने महिला नौकरानी के हाथ से इसे प्राप्त किया। उसकी निगाहें ऊपर नीचे घूम रही थी, क्योंकि वह पौधे को उत्साह से देख रही थी। हालांकि इस 7 जादुई हरी आत्मा लार को स्टोरेज रिंग में संग्रहित किया जा सकता है, लेकिन आपको इसे हर रोज 1 घंटे सूरज की रोशनी प्राप्त करने देना चाहिए, अन्यथा ये अपने आप मुरझा जाएगा। आपको ये याद रखना चाहिए। नालन जी ने याद दिलाया। हां, ये सुनकर जियाओ यान ने अपना सिर हिलाया। तभी उसने 7 जादुई हरी आत्मा लार को अपने स्टोरेज रिंग में संग्रहित करने की हिम्मत की। वो पलटा और नालन जी से बोला, दादाजी नालन, अभी भी कुछ काम है जिन्हें मैं आज पूरा करने की जल्दी में हूं। चूंकि मैंने यहां जो कुछ भी करने की जरूरत है उसे पूरा कर लिया है, इसलिए मैं आपको विदा देता हूं। इतनी जल्दी? नालन जी असमंजस में था। वह जियाओ यान को रुकने के लिए मनाना चाहता था, लेकिन जियाओ यान के माथे पर तत्परता देखकर वो उसे रोकने के लिए केवल उन शब्दों को निगल सकता था। एक मुस्कान के साथ उसने कहा, अगर भविष्य में आपको किसी चीज की मदद की जरूरत है तो आप आकर मुझसे मिल सकते हैं। हां, मैं करूंगा। जैसे ही वो मुस्कुराया, जियाओ यान, जो याओ लाओ को जगाने की जल्दी में था, ने नलन जी का सामना करते हुए अपने हाथों को कप में भर लिया, जिसके बाद वो मुड़ा और जल्दी से कमरे से बाहर चला गया। कमरे के अंदर नलन जी ने जियाओ यान को देखा, जो अधीरता से जल रहा था और केवल असहाय रूप से अपना सिर हिला सकता था। उसने अपने रिश्ते के लिए एक ठोस नींव रखने के लिए दूसरे व्यक्ति को रात के खाने के लिए आमंत्रित करने की योजना बनाई थी। नालान कबीले से निकलते समय जियाओ यान जल्दी में था। वो जल्दी से उस सराय में लौटना चाहता था जहां वह रुका था। तभी अचानक उसके कदम रुक गए। 7 जादुई हरी आत्मा लार को तरल में परिशोधित करने के लिए उसे स्वाभाविक रूप से एक औषधीय कड़ाही की आवश्यकता होगी। हालांकि उसकी वो कड़ाही ग्रैंड मीटिंग के दौरान पहले ही नष्ट हो चुकी थी। जियाओ यान ने अपना सिर हिलाया। प्राइमर नीलामी घर की ओर तेजी से चलने से पहले वो एक पल के लिए झिझका, चूंकि उसे डर था कि अगर वह याफी से मिला तो उसे देरी हो जाएगी। इसलिए जियाओ यान ने बस एक औषधीय कड़ाही खरीदी, जो नीलामी घर के बाहर से उसके पास पहले वाली कड़ाही के लगभग समान स्तर की थी। फिर वो बिना रुके वापस सराय में चला गया, जहां वह रुका हुआ था। पूरी एकाग्रता के साथ जियाओ यान सराय में वापस भागा, अपने कमरे में घुसा और दरवाजा कसकर बंद करने के लिए अपना हाथ घुमाया। वो कमरे के अंदर चला गया। कुछ गहरी सांसें छोड़ने के बाद ही उसने आखिरकार 7 जादुई हरी आत्मा लार निकाली और उसे मेज पर रख दिया। मेज के किनारे बैठे जियाओ यान की नजर इस बेहद खूबसूरत पौधे पर बहुत देर तक टिकी रही और फिर उसने एक लंबी सांस छोड़ी। इतनी मेहनत करने के बाद आखिरकार उसे ये मिल ही गया। बस उसे नहीं पता था कि ये टीचर के किसी काम आएगा या नहीं। जियाओ यान ने धीरे धीरे अपनी उत्तेजित भावनाओं को शांत किया। उसने मेज की तरफ लौटने से पहले सभी खिड़कियां सावधानी से बंद कर दी और बार बार रंग बदल रही 7 जादुई हरी आत्मा लार का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। उसके हाथ के इशारे से मेज पर एक लाल रंग की औषधीय कड़ाही दिखाई दी। जैसे ही उसने अपना हाथ जेड पॉट पर रखा, जिसमें 7 जादुई हरी आत्मा लार थी, जियाओ यान ने अचानक अपनी हथेली में छिपी एक शक्ति को बाहर निकाला। एक दरार की आवाज सुनाई दी और दरार की रेखाएं, जो तेजी से फैलने लगी, जेड पॉट की सतह पर मकड़ी के जाले की तरह दिखाई देने लगी।
जियाओ यान की उंगली जेड पॉट पर दबाई, जो दरारों से भरा हुआ था। तुरंत बाद वाला पूरी तरह से टूट गया, जिससे 7 जादुई हरी आत्मा लार की जड़ें दिखाई देने लगी, जो इसके अंदर मिट्टी से लिपटी हुई थी। थोड़ी देर सोचने के बाद जब उसने नम मिट्टी को देखा, तो जियाओ यान की हथेली एक बार फिर उसके करीब आ गई। एक हल्के हरे रंग की लौ के अंकुर ने एक उच्च तापमान उत्सर्जित किया, जिसने जल्दी से नम मिट्टी को तब तक भून दिया जब तक कि वो सूख नहीं गई। इस समय उसकी हथेली ने धीरे से उसे थपथपाया और 7 जादुई हरी आत्मा लार के बाहर लिपटी सारी मिट्टी खुद ही गिरने लगी, जिससे जड़ों का निचला हिस्सा दिखाई देने लगा, जो कि जरा भी क्षतिग्रस्त नहीं था। जियाओ यान की हथेली थोड़ी मुड़ी और एक कोमल चूषण बल ने धीरे धीरे 7 जादुई हरी आत्मा लार को ऊपर खींच लिया, जिसे फिर सावधानी से औषधीय कड़ाही में रखा गया। उसकी हथेली थोड़ी घूमी और उसमें से एक सिकुड़ी हुई हरे रंग की लौ निकली। जियाओ यान ने अपनी उंगली हिलाई और ज्वाला का अंकुर तेजी से और अचानक औषधीय कड़ाही में डाला गया, जो 7 जादुई हरी आत्मा लार के चारों ओर 2 बार घूमता रहा। जब हरे रंग की लौ दिखाई दी, तो उसके उच्च तापमान के कारण 7 जादुई हरी आत्मा लार, जो मूल रूप से हरे जेड की तरह थी, जल्दी से मुरझाने लगी। हालांकि शाखाएं और पत्तियां मुरझा गई, लेकिन 7 रंगों वाले फूल का रंग और भी चमकीला हो गया। जिस क्षण शाखाएं और पत्तियां पूरी तरह से राख में बदल गई और गायब हो गई, फूल का रंग इतना चमकीला था कि इसे देखने वालों की आंखों में चुभन महसूस होने लगी। इसके अलावा एक समृद्ध सुगंध, जो लंबे समय से भूमिगत रखी गई एक पुरानी शराब की तरह थी, औषधीय कड़ाही की आग के आउटलेट से धीरे धीरे बाहर निकलने लगी। समृद्ध सुगंध की एक सांस लेते ही जियाओ यान की पूरी आत्मा उत्तेजित हो गई। उसे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि उसकी थकान, जो दिन में आराम करने के बावजूद प्रतियोगिता का एक अवांछित प्रभाव था, वास्तव में पूरी तरह से गायब हो गई थी। स्कत्स्का, ये वास्तव में कुछ अच्छा है। फूल से आने वाली खुशबू का एक अजीब प्रभाव है, जो टियर 3 औषधीय गोली के बराबर है। ये उन थकी हुई आत्माओं पर कुछ प्रभाव डालने की संभावना है। जियाओ यान ने औषधीय कड़ाही पर अपनी नजर डालते हुए प्रशंसा की। उसकी उंगली थोड़ी सी हिली और हरे रंग की लौ, जो 7 रंगों वाले फूल को घेरे हुए थी, अचानक आगे बढ़ी और बाद वाले को लपेट लिया, जिसके बाद लौ ने हिंसक रूप से इसे जलाना शुरू कर दिया। जैसे ही लौ भड़की, जियाओ यान, जो औषधीय कड़ाही को घूर रहा था, ने अचानक एक नरम एह कहा। उसने महसूस किया कि जब 7 जादुई हरी आत्मा लार को लौ द्वारा शांत किया जा रहा था, तो 7 रंगों वाली रोशनी, जो बार बार बदल रही थी, वास्तव में हरे कमल कोर लौ से मुकाबला करने में सक्षम थी, जो अपने पूरे अस्तित्व को लौ के भीतर संरक्षित करने का प्रयास कर रही थी। नालान कबीले से निकलते समय जियाओ यान जल्दी में था। वो जल्दी से उस सराय में लौटना चाहता था जहां वो रुका था। तभी अचानक उसके कदम रुक गए। 7 जादुई हरी आत्मा लार को तरल में परिशोधित करने के लिए उसे स्वाभाविक रूप से एक औषधीय कड़ाही की आवश्यकता होगी। हालांकि उसकी वो कड़ाही ग्रैंड मीटिंग के दौरान पहले ही नष्ट हो चुकी थी। जियाओ यान ने अपना सिर हिलाया। प्राइमर नीलामी घर की ओर तेजी से चलने से पहले वो एक पल के लिए झिझका, चूंकि उसे डर था कि अगर वह या फी से मिला तो उसे देरी हो जाएगी। इसलिए जियाओ यान ने बस एक औषधीय कड़ाही खरीदी, जो नीलामी घर के बाहर से उसके पास पहले वाली कड़ाही के लगभग समान स्तर की थी। फिर वो बिना रुके वापस सराय में चला गया, जहां वह रुका हुआ था। पूरी एकाग्रता के साथ जियाओ यान सराय में वापस भागा, अपने कमरे में घुसा और दरवाजा कसकर बंद करने के लिए अपना हाथ घुमाया। वो कमरे के अंदर चला गया। कुछ गहरी सांसें छोड़ने के बाद ही उसने आखिरकार 7 जादुई हरी आत्मा लार निकाली और उसे मेज पर रख दिया। मेज के किनारे बैठे
जियाओ यान की नजर इस बेहद खूबसूरत पौधे पर बहुत देर तक टिकी रही और फिर उसने एक लंबी सांस छोड़ी। इतनी मेहनत करने के बाद आखिरकार उसे ये मिल ही गया। बस उसे नहीं पता था कि ये टीचर के किसी काम आएगा या नहीं। जियाओ यान ने धीरे धीरे अपनी उत्तेजित भावनाओं को शांत किया। उसने मेज की तरफ लौटने से पहले सभी खिड़कियां सावधानी से बंद कर दी और बार बार रंग बदल रही 7 जादुई हरी आत्मा लार का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। उसके हाथ के इशारे से मेज पर एक लाल रंग की औषधीय कड़ाही दिखाई दी। जैसे ही उसने अपना हाथ जेड पॉट पर रखा, जिसमें 7 जादुई हरी आत्मा लार थी, जियाओ यान ने अचानक अपनी हथेली में छिपी एक शक्ति को बाहर निकाला। एक दरार की आवाज सुनाई दी और दरार की रेखाएं जो तेजी से फैलने लगी, जेड पॉट की सतह पर मकड़ी के जाले की तरह दिखाई देने लगी। जियाओ यान की उंगली जेड पॉट पर दबाई जो दरारों से भरा हुआ था। तुरंत बाद वाला पूरी तरह से टूट गया, जिससे 7 जादुई हरी आत्मा लार की जड़ें दिखाई देने लगी, जो इसके अंदर मिट्टी से लिपटी हुई थी। थोड़ी देर सोचने के बाद जब उसने नम मिट्टी को देखा, तो जियाओ यान की हथेली एक बार फिर उसके करीब आ गई। एक हल्के हरे रंग की लौ के अंकुर ने एक उच्च तापमान उत्सर्जित किया, जिसने जल्दी से नम मिट्टी को तब तक भून दिया जब तक कि वो सूख नहीं गई। इस समय उसकी हथेली ने धीरे से उसे थपथपाया और 7 जादुई हरी आत्मा लार के बाहर लिपटी सारी मिट्टी खुद ही गिरने लगी, जिससे जड़ों का निचला हिस्सा दिखाई देने लगा, जो कि जरा भी क्षतिग्रस्त नहीं था। जियाओ यान की हथेली थोड़ी मुड़ी और एक कोमल चूषण बल ने धीरे धीरे 7 जादुई हरी आत्मा लार को ऊपर खींच लिया, जिसे फिर सावधानी से औषधीय कड़ाही में रखा गया। उसकी हथेली थोड़ी घूमी और उसमें से एक सिकुड़ी हुई हरे रंग की लौ निकली। जियाओ यान ने अपनी उंगली हिलाई और ज्वाला का अंकुर तेजी से और अचानक औषधीय कड़ाही में डाला गया, जो 7 जादुई हरी आत्मा लार के चारों ओर 2 बार घूमता रहा। जब हरे रंग की लौ दिखाई दी, तो उसके उच्च तापमान के कारण 7 जादुई हरी आत्मा लार, जो मूल रूप से हरे जेड की तरह थी, जल्दी से मुरझाने लगी। हालांकि शाखाएं और पत्तियां मुरझा गई, लेकिन 7 रंगों वाले फूल का रंग और भी चमकीला हो गया। जिस क्षण शाखाएं और पत्तियां पूरी तरह से राख में बदल गई और गायब हो गई, फूल का रंग इतना चमकीला था कि इसे देखने वालों की आंखों में चुभन महसूस होने लगी। इसके अलावा एक समृद्ध सुगंध, जो लंबे समय से भूमिगत रखी गई एक पुरानी शराब की तरह थी, औषधीय कड़ाही की आग के आउटलेट से धीरे धीरे बाहर निकलने लगी। समृद्ध सुगंध की एक सांस लेते ही जियाओ यान की पूरी आत्मा उत्तेजित हो गई। उसे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि उसकी थकान, जो दिन में आराम करने के बावजूद प्रतियोगिता का एक अवांछित प्रभाव था, वास्तव में पूरी तरह से गायब हो गई थी। स्कत्स्का, ये वास्तव में कुछ अच्छा है। फूल से आने वाली खुशबू का एक अजीब प्रभाव है, जो टियर 3 औषधीय गोली के बराबर है। ये उन थकी हुई आत्माओं पर कुछ प्रभाव डालने की संभावना है। जियाओ यान ने औषधीय कड़ाही पर अपनी नजर डालते हुए प्रशंसा की। उसकी उंगली थोड़ी सी हिली और हरे रंग की लौ, जो 7 रंगों वाले फूल को घेरे हुए थी, अचानक आगे बढ़ी और बाद वाले को लपेट लिया, जिसके बाद लौ ने हिंसक रूप से इसे जलाना शुरू कर दिया। जैसे ही लौ भड़की, जियाओ यान, जो औषधीय कड़ाही को घूर रहा था, ने अचानक एक नरम एह कहा। उसने महसूस किया कि जब 7 जादुई हरी आत्मा लार को लौ द्वारा शांत किया जा रहा था, तो 7 रंगों वाली रोशनी, जो बार बार बदल रही थी, वास्तव में हरे कमल कोर लौ से मुकाबला करने में सक्षम थी, जो अपने पूरे अस्तित्व को लौ के भीतर संरक्षित करने का प्रयास कर रही थी। जियाओ यान के शब्दों का कोई जवाब नहीं आया। काली काली अंगूठी बस इसी तरह तैरती रही, लेकिन याओ लाओ की आकृति वैसी नहीं दिखी जैसी जियाओ यान ने कल्पना की थी। क्या हो रहा है? जियाओ यान ने अपना मुंह थोड़ा खोला, थोड़ा खोया हुआ महसूस कर रहा था।
वो अंगूठी वापस लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाने ही वाला था कि अंगूठी, जो अब तक चुप थी, अचानक हिंसक रूप से कांपने लगी। एक विशाल और भयानक आध्यात्मिक शक्ति अचानक लहरों के रूप में बदल गई और उसके केंद्र में अंगूठी के साथ फट गई। आध्यात्मिक ऊर्जा विस्फोट जो अचानक प्रकट हुआ था, उसने जियाओ यान की अभिव्यक्ति को बहुत बदल दिया। अगर ये भयानक आध्यात्मिक हमलावर लहर उस पर हमला करती, तो संभावना थी कि उसकी आत्मा तुरंत नष्ट हो जाती। जियाओ यान की आंखें आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरों को गौर से देख रही थी, जो अलग अलग फैल गई थी। उसने अपने दिल में घबराहट को बलपूर्वक दबा दिया। उसके लिए इस निकटता में हमलों से बचना असंभव था। इसके अलावा उसे यह भी विश्वास था कि याओ लाओ उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें बिजली की तरह चमक उठीं। जियाओ यान के संपर्क में आने से ठीक पहले लहर का एक निश्चित क्षेत्र अचानक रुक गया और फिर गायब हो गया। आध्यात्मिक लहर का हमला जियाओ यान के ऊपर से उछला और हिंसक रूप से छत की ओर बढ़ा। ग्लग। अस्पष्ट आध्यात्मिक लहर ने छत पर कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया, जो लोगों से रहित थी। हालांकि एक गहरे काले धब्बे के नीचे एक मानव आकृति अचानक बाहर आ गई। एक मुंह भर ताजा खून अनजाने में थूक दिया गया। आकृति पर बिखरी चांदनी ने एक बूढ़े चेहरे को प्रकट किया, जिसका रंग कुछ गहरा था। ये बुरा है। वो आदमी फिर से जाग गया है। भविष्य में मैं उसके इतने करीब नहीं रह सकता। ये कमीना। वो जानता था कि मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है, फिर भी वो इतना शक्तिशाली हमला करता है। काली छाया ने उसके मुंह के कोने से खून के निशान मिटा दिए और उसने डांटा। उसके पैर की उंगलियां धीरे से खाली जगह पर दब गई और फिर कुछ ही पलों में उसका शरीर अंधेरे में दूर तक गायब हो गया। राजधानी से दसियों किलोमीटर दूर एक सुनसान शहर में हाई बोडोंग ने अपने नीचे एक मानव बर्फ की मूर्ति को उदासीनता से देखा। उसने लापरवाही से एक गिरते हुए पत्ते को बर्फ की मूर्ति पर फेंक दिया। गिरता हुआ पत्ता हवा में तैरता हुआ धीरे धीरे नीचे उतरा। टीएल, हां, ये यान ली है। चलो चलते हैं। हाई बोडोंग ने अपना सिर उठाया और मुस्कुराते हुए अपने ऊपर पेड़ की शाखाओं पर दो परछाइयों से बात की। हां, फामा और जिया लाओ ने थोड़ा सिर हिलाया। वे बस चलने ही वाले थे कि अचानक उनके चेहरे बदल गए। अचानक उन्होंने अपना सिर घुमाया और दूर की विशाल राजधानी की ओर अपनी निगाहें घुमाई। क्या मजबूत आत्मा है। बिना किसी पूर्व योजना के उन दोनों के मुंह से एक साथ एक विस्मयादिबोधक निकला। तुरंत दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों ने अपनी आंखों में एक गंभीर भाव देखा। राजधानी में इतना शक्तिशाली व्यक्ति क्यों दिखाई दे रहा है? हमें कोई खबर क्यों नहीं मिली? जुआ लाओ ने नरम और गहरी आवाज में कहा। शाही परिवार के संरक्षक के रूप में उसे राजधानी में अचानक दिखाई देने वाले किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति के बारे में तुरंत पता होना चाहिए। मुझे नहीं पता। ये आत्मा बहुत शक्तिशाली है, जिसकी मैं तुलना नहीं कर सकता। फामा की नरम आवाज में घबराहट थी। दूसरे पेड़ पर हाई बोडोंग ने भी अपना सिर घुमाया और राजधानी की दिशा में देखा। उसका मुंह थोड़ा चौड़ा हो गया और उसकी आंखों में धीरे धीरे आश्चर्य दिखाई दिया। ये आध्यात्मिक शक्ति उस छोटे से साथी जियाओ यान के शरीर के भीतर से प्रतीत होती है। क्या उसने अपनी ताकत वापस पा ली है? चलो चलते हैं। हमें वापस जाकर देखना चाहिए। हाई बोडोंग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसने फामा या जिया लाओ को इस आध्यात्मिक शक्ति की उत्पत्ति के बारे में नहीं बताया। उसने बस बेतरतीब ढंग से कुछ कहा और एक झटके में राजधानी की ओर तेजी से उड़ गया। हां, फामा और जिया लाओ ने सिर हिलाया। उनके शरीर ऊपर की ओर उठे और हाई बोडोंग के पीछे पीछे चले गए। जब वे तीनों गायब हो गए, तो तैरता हुआ, गिरता हुआ पत्ता आखिरकार बर्फ की मूर्ति पर आ गिरा। तुरंत एक स्पष्ट दरार की आवाज सुनाई दी और बर्फ की मूर्ति अचानक फट गई। बर्फ की धूल ने आसमान को भर दिया
और फिर धीरे धीरे चांद की चमक में गायब हो गई। कमरे के अंदर जियाओ यान के हाथ उसके चेहरे के सामने सुरक्षात्मक रूप से रखे हुए थे। काफी देर बाद जियाओ यान ने अपने हाथों के बीच के गैप से देखा और अपने सामने काले रंग की अंगूठी को देखा जो एक बार फिर शांत थी। तभी उसने अपनी बाहें नीचे की। उसने अपने शरीर का निरीक्षण किया जिसमें कोई विकृति नहीं दिख रही थी। जियाओ यान के कपड़े, जो आध्यात्मिक तरंग से झटका लगने के बाद उभरे हुए लग रहे थे, पहले से ही धीरे धीरे नीचे आ गए थे। ये महसूस करने के बाद कि उसके शरीर से कोई असुविधा नहीं निकल रही है, जियाओ यान ने आखिरकार राहत की हल्की सांस ली। उसने अपना सिर उठाया और अपने सामने काले रंग की स्टोरेज रिंग को देखा। हालांकि उसे अभी भी याओ लाओ की आकृति दिखाई नहीं दी। आखिर क्या हुआ? जियाओ यान ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी और अनिश्चितता से बुदबुदाया। उसने एक बार फिर पुकारा, लेकिन गहरे काले रंग की अंगूठी से केवल एक गहरे रंग की चमक निकल रही थी। इसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, नहीं थोड़ी सी भी आध्यात्मिक हलचल हुई। इसके बजाय यह स्थिर पानी के एक कुंड की तरह शांत था। मुझे मत बताओ कि यह विफल हो गया, लेकिन पहले की आध्यात्मिक लहर वास्तव में शिक्षक की थी। लंबे समय तक बिना किसी प्रतिक्रिया के प्रतीक्षा करने के बाद जियाओ यान का चेहरा थोड़ा खोया हुआ और निराश था। यदि याओ लाओ वास्तव में जाग गया था, तो संभावना थी कि वो तुरंत जियाओ यान के दिल में जवाब देगा। हालांकि वर्तमान स्थिति केवल ये दर्शाती थी कि याओ लाओ की आत्मा अभी भी किसी चीज से सीमित हो रही थी। इसलिए वो जियाओ यान से बेतरतीब ढंग से बातचीत नहीं कर सकता था, जैसा कि वो पहले करता था। स्थिति चाहे जो भी हो, जियाओ यान कम से कम काले रंग की अंगूठी से निकलने वाली चमक से बता सकता था कि याओ लाओ की हालत तब की तुलना में बहुत बेहतर थी, जब वो नींद में गिर गया था। ऐसा लग रहा था कि 7 जादुई हरी आत्मा लार का कुछ असर हुआ था। लंबे समय तक अपने सामने लटकी हुई अंगूठी को घूरने के बाद जियाओ यान ने एक लंबी सांस ली। उसने अपना हाथ बढ़ाया और अंगूठी को पकड़ लिया और एक बार फिर उसे अपनी उंगली पर रख लिया। इस बार अंगूठी ने कोई प्रतिरोध नहीं दिखाया। काली चमक कुछ समय तक चमकीली बनी रही, फिर पूरी तरह से गायब हो गई। काली अंगूठी पहले जैसी दिखने लगी और अब वो अदृश्य हो गई। जैसे ही उसकी उंगली धीरे धीरे काले रंग की अंगूठी को छूती है, जो शांत हो गई थी, जियाओ यान भी अपना माथा रगड़ता है। बहुत देर बाद, एक कड़वी हंसी के बाद, वो धीरे से बुदबुदाता है, गुरु, निश्चिंत रहें कि मैं आपको जल्दी ठीक होने में मदद करने के तरीके खोजता रहूंगा। जियाओ यान ने एक बार फिर आह भरी। वो अपनी सांस को समायोजित करने और प्रशिक्षण शुरू करने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर खिड़की की ओर गई। उस दिशा से एक तेज हवा की आवाज आ रही थी, जिसमें बर्फीली हवा थी। जैसे ही खिड़की को जोर से खोला गया, कमरे में हाई बोर्डों की आकृति दिखाई दी। बाद वाले ने जियाओ यान को देखा और तुरंत आश्चर्यचकित हो गया और उसने पूछा, क्या तुम ठीक हो गए हो? यह सुनकर जियाओ यान असमंजस में पड़ गया। तुरंत उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। यह सवाल शायद पहले की भयानक आध्यात्मिक लहर के कारण था। हाई बोर्डों के समान ही एक मजबूत व्यक्ति इतने बड़े आध्यात्मिक आंदोलन के प्रति बेहद संवेदनशील था। मैंने 7 जादुई हरी आत्मा लार प्राप्त की है और अभी अभी इसे निगला है। मेरी आध्यात्मिक शक्ति वास्तव में अचानक ठीक हो गई। दुर्भाग्य से किसी अज्ञात कारण से यह थोड़ी देर बाद एक बार फिर शांत हो गई। जियो यान ने अपना सिर हिलाया और आंशिक झूठ बोला। ओह! हाई बोडोंग चौंक गया। काफी देर बाद उसने एक कड़वी मुस्कान दी और कहा, तो तुम्हारा मतलब है कि तुम अभी भी ठीक नहीं हुए हो? मुझे मत बताओ कि 7 जादुई हरी आत्मा लार का कोई असर नहीं हुआ। मैं भी बहुत निश्चित नहीं हूं, लेकिन कम से कम मैं आध्यात्मिक शक्ति को महसूस कर सकता हूं, जो वापस नहीं आई है। पहले मुझे ऐसा बिल्कुल भी एहसास नहीं था। ऐसा लगता है कि 7 जादुई हरी आत्मा लार का वास्तव में कुछ असर हुआ है।
जियाओ यान ने कुछ हद तक असहाय होकर कहा, ऐसा लगता है कि मैं आध्यात्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए केवल कुछ अन्य तरीके ही खोज सकता हूं। ये सोचना कि मैं बिना किसी बात के खुश था। हाई बोडोंग ने निराशा से अपना सिर हिलाया। वो कुर्सी पर बैठ गया और बोला, यदि आपने अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर ली है, तो इस बार जब आप मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में जाएंगे तो हमारा सुरक्षा कारक बहुत बढ़ जाएगा। यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो ये मेरी सुरक्षा के साथ भी बेहद खतरनाक होगा। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की इतनी लंबी परंपरा है। उन बुजुर्गों की ताकत सभी हास्यास्पद रूप से मजबूत है। इसके अलावा संयुक्त हमला डू तकनीक है, जिसमें मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के सदस्य बेहद अच्छे हैं। उनके हमलों का सुपरपोजिशन एक तेज ब्लेड है, जिससे मुझे भी बचना होगा। के आपके जैसे डू हुआंग के साथ किसी के लिए भी हमें भागने से रोकना संभव नहीं होना चाहिए, भले ही हम उन्हें हरा न सके, है ना? जियाओ यान ने मजाक किया। तुम्हारी सोच वाकई बहुत सरल है। हाई बोडोंग ने अपना सिर हिलाया। वो एक पल के लिए चुप हो गया, जब अचानक उसने जियाओ यान को देखा। धीमी आवाज में उसने कहा, छोटे दोस्त, एक दिन में तुम मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में जाओगे। मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर हमें पहले से सहमत होना चाहिए। जैसे ही उसने हाई बोडोंग के चेहरे को देखा, जो अचानक बहुत गंभीर हो गया था, जियाओ यान थोड़ा चौंक गया। उसने तुरंत अपना सिर हिलाया और फिर कहा, बोलो। उस समय मैंने पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करूंगा। हालांकि यह केवल मिस्टी क्लाउड संप्रदाय को नाराज न करने की शर्त पर है। तुम्हें पहले से ही पता होना चाहिए कि प्राइमर कबीले के साथ मेरा रिश्ता काफी गहरा है, इसलिए मेरी कोई भी कार्रवाई प्राइमर कबीले को फंसाएगी। हालांकि वे जियामा साम्राज्य के 3 बड़े कबीलों में से एक के रूप में काफी वजन वाली ताकत लग सकते हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि जियामा साम्राज्य में अन्य ताकतें भी हैं। अगर हम ठोस ताकत की बात करें तो मिस्टी क्लाउड संप्रदाय शीर्ष स्थान पर होगा। हजारों और सैकड़ों वर्षों की परंपरा ऐसी चीज है जिसकी तुलना जियामा साम्राज्य के शाही परिवार से भी नहीं की जा सकती। बेशक इसमें एकीकृत ताकत शामिल नहीं है। कोई इसे कैसे भी कहे, जियामा साम्राज्य का शाही परिवार अभी भी पूरे साम्राज्य पर शासन करता है। इस प्राचीन संप्रदाय में जो ताकत छिपी है वो भी उतनी सरल नहीं है जितनी सतह पर दिखती है। आपको स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि हालांकि डू क्यूई महाद्वीप पर एक इंसान का जीवनकाल सीमित है, अगर कोई अपने जीवन काल में अपने वर्ग को बढ़ाने में कामयाब हो जाता है तो वो इसे बहुत बढ़ा सकता है। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के अंतिम संप्रदाय नेता युन शान के पास पहले से ही 8 सितारा डू हुआंग की ताकत थी, जब उन्होंने संप्रदाय नेता का पद युन को सौंप दिया था। उस समय उनके जीवन काल के अंत तक अभी भी काफी समय था। इन वर्षों के दौरान शायद ही किसी ने उनसे सुना हो। हालांकि उसके बारे में न सुनने का मतलब ये नहीं है कि वो पहले ही मर चुका है। हाई बोडोंग ने धीरे से कहा, तुम्हारा मतलब है कि पिछला मिस्टी क्लाउड संप्रदाय का नेता अभी भी जीवित हो सकता है? जियो यान ने अपने होठों को एक साथ दबाया और धीरे से पूछा, हालांकि मैं निश्चित नहीं हो सकता, लेकिन इसके सच होने की संभावना काफी अधिक है। अगर वो अभी भी जीवित है, मुझे लगता है कि उसे पहले ही डू हुआंग की बाधा को तोड़कर डू जोंग बन जाना चाहिए था। हाई बोडोंग ने आह भरी और कहा, इसलिए अगर यह संभव है तो मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के साथ बहुत बड़े संघर्ष में आने से बचने की पूरी कोशिश करें। अन्यथा जब वो समय आएगा, भले ही आप, फामा और उस बूढ़े साथी जिया जिंग तियान के बीच कुछ दोस्ती हो, उन्हें बड़ी तस्वीर के बारे में सोचना होगा और सिर्फ आपकी वजह से मिस्टी क्लाउड संप्रदाय को नाराज नहीं करना चाहिए। टीएल जिया जिंग तियान जियालाओ। जियाओ यान की अभिव्यक्ति शांत थी। ऐसा लग रहा था कि वो हाई बोडोंग के शब्दों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं थी। उसने कभी ऐसे शानदार विचार नहीं रखे थे। वो फामा और जिया लाओ को आधे महीने से भी कम समय से जानता था। अगर वो चाहता था
कि वे सिर्फ उसकी वजह से जिया मां साम्राज्य की सबसे बड़ी ताकत के साथ दुश्मन बन जाए, तो ये बहुत ज्यादा इच्छाधारी सोच थी। अगर मिस्टी क्लाउड सेक्ट और मैं वास्तव में उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां हम दुश्मन बन जाते हैं, तो मुझे लगता है कि ओल्ड हाई भी पीछे हटना पसंद करेगा, है ना? जियाओ यान ने अचानक नरम आवाज में कहा। वो स्पष्ट रूप से समझ गया था कि उसका और हाई बोर्डों का सिर्फ एक व्यापारिक रिश्ता था। अगर ये आध्यात्मिक रिकवरी पर्पल पिल की वजह से नहीं होता, तो संभावना थी कि वे दोनों अलग अलग रास्ते पर चले जाते। हाई बोर्डोंग चुप था। उसने अपनी आंखें उठाईं और युवक के शांत भाव को घूरने लगा। काफी देर बाद उसने कहा, जब तक युन तियान प्रकट नहीं होता। उसके शब्दों के पीछे का अर्थ बहुत स्पष्ट था। यदि पिछले मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के नेता प्रकट होते, तो वो केवल प्राइमर कबीले के बारे में सोच सकता था और जियाओ यान और मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के बीच के मुद्दे में हस्तक्षेप करना बंद कर सकता था। छोटे साथी, तुम अभी भी युवा हो। अपनी प्रतिभा के साथ भविष्य में तुम्हारी क्षमता असीम होगी। इससे पहले कि तुम वास्तव में एक मजबूत व्यक्ति बन जाओ, तुम्हें सहन करने की आवश्यकता है। बहुत तेज धार होना तुम्हारे लिए फायदेमंद नहीं है। एक बार जब तुम अपने शरीर के भीतर बड़ी ताकत को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर सको, तो मिस्टी क्लाउड संप्रदाय से लड़ने में बहुत देर नहीं होगी। हाई बोर्डोंग ने जियाओ यान के कंधों को थपथपाया और गंभीर और चिंतित तरीके से कहा। जियाओ यान ने चुपचाप सिर हिलाया। अगर उसने टीचर की ताकत को छोड़ दिया, तो वो सिर्फ डूशी क्लास में होगा। मिस्टी क्लाउड सेक्ट में जहां ताकतवर हर जगह थे, कोई भी उसके जैसे कई स्तरों को बस बेतरतीब ढंग से पकड़कर पा सकता था। वो अभी भी युवा था। ये उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। के ठीक है, मैंने ये सब इसलिए कहा है क्योंकि मैं तुम्हें इस आखिरी क्षण में याद दिलाना चाहता हूं कि जब तुम मिस्टी क्लाउड सेक्ट में पहुंचो, तो जितना हो सके उतना सावधान रहना। हाई बोर्डोंग मुस्कुराया और खड़ा हो गया। वो मुस्कुराते हुए जियाओ यान से बात करता रहा। अब बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें आराम करना चाहिए। कल आराम करो और फिर मिस्टी क्लाउड सेक्ट में जाओ। जियाओ यान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया क्योंकि उसकी नजर कमरे से बाहर हाई बोर्डोंग पर थी। काफी देर बाद उसने एक लंबी सांस ली। हाई बोर्डोंग के इन शब्दों ने उसे और भी ज्यादा जागृत कर दिया था। हालांकि ऐसा प्रतीत होता था कि साम्राज्य के शिखर पर रहने वाले ये मजबूत लोग, फामा और जियालाओ, उसके लिए बेहद दोस्ताना थे। लेकिन ये सब ज्यादातर जियाओ यान की पृष्ठभूमि और उसके पीछे मौजूद रहस्यमय शिक्षक को न जानने पर आधारित थे। किसी बड़ी घटना के सामने, जैसे कि जियाओ यान का मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के साथ संघर्ष, जो उन्हें भंवर में खींच सकता था, वे निश्चित रूप से जियाओ यान की वजह से मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के दुश्मन नहीं बनेंगे। वास्तविकता हमेशा क्रूर होती है। जियाओ यान नरम बिस्तर पर लेट गया। अपने हाथों से उसने अपने सिर के पिछले हिस्से को सहारा दिया और अपने ऊपर बिस्तर के पर्दे को घूरने लगा। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की। बस थोड़ी देर बाद अचानक उन्हें खोल दिया। हालांकि अब उसकी गहरी काली आंखों में बड़े प्राणी का जरा भी डर नहीं था। कोई कह सकता है कि ये युवा की निडरता थी या वो बहुत घमंडी था, लेकिन उसने पहले ही कह दिया था कि वो किसी भी कारण से मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में जाना नहीं छोड़ेगा। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के संभावित रूप से डू जोंग होने के बारे में भूल जाओ। अगर उनके पास डू शेंग भी होता, तो वो निश्चित रूप से वैसा ही दिखाई देता जैसा उसने वादा किया था। अगर लोग मुझे नाराज नहीं करते, तो मैं उन्हें नाराज नहीं करूंगा। जियाओ यान ने अपने होठों को कसकर एक पतली रेखा में बंद कर लिया। वो जिद्दी था क्योंकि वो नाजुक था। अगर मिस्टी क्लाउड संप्रदाय वास्तव में अपनी ताकत से उसे धमकाना चाहता था, तो जियाओ यान केवल वास्तविकता का उपयोग करके उन्हें बता सकता था कि वो कोई मिट्टी नहीं है जिसे वे गूंथ सके। चाहे कुछ भी हो, मुझे 3 साल के समझौते में विजयी होना ही चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे ये साबित करने की जरूरत है कि मेरे 3 साल के कठिन प्रशिक्षण का मूल्य था। अगर मैं असफल हो गया,
तो मेरे 3 साल का प्रशिक्षण बेकार हो जाएगा और पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। जियाओ यान ने अपनी मुट्ठी कस ली। उसने गहरी सांस ली, अपनी पीठ सीधी की और उछल पड़ा। फिर वो बिस्तर पर क्रॉसलेग करके बैठ गया। नालन यानरान, बस तुम रुको, जियाओ यान ने अपने दिल में धीरे से कहा। उसके हाथों में प्रशिक्षण की मुहर दिख रही थी और उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। जिसके बाद जियाओ यान ने अपनी भावनाओं को शांत किया और तेजी से अपने प्रशिक्षण मोड में प्रवेश किया। चूंकि याओ लाओ वैसा नहीं दिखाई दिया जैसा उसने कल्पना की थी, जियाओ यान ने फैसला किया था कि वो आज रात अपनी स्थिति को चरम पर ले जाएगा। कल वो 3 लाइन ग्रीन स्पिरिट पिल्स का सेवन करेगा और डूशी बैरियर को तोड़कर दाडूशी क्लास में प्रवेश करेगा। इस बार वो निश्चित रूप से असफल नहीं हो सकता था। अगले दिन की सुबह खिड़कियों के बीच की खाई से गर्म रोशनी अंदर आई और कमरे के फर्श पर एक छोटी सी सफेद रंग की रोशनी की किरण फैल गई। प्रकाश की किरण धीरे धीरे फैलती हुई आखिरकार बिस्तर पर चढ़ गई और उस युवक के चेहरे पर चमक उठी जो उस पर क्रॉसलेग बैठा था। बाहरी दुनिया की गर्म भावना को महसूस करते हुए युवक का शांत चेहरा थोड़ा हिल गया। एक पल बाद उसकी आंखें, जो कसकर बंद थी, धीरे धीरे खुली, जिससे एक जोड़ी काली, शांत और उदासीन पुतलियां दिखाई दी। जियाओ यान ने एक पल के लिए अपने शरीर को घुमाया, फिर एक कोमल तरीके से बिस्तर से नीचे कूद गया। उसने दरवाजा खोला, लेकिन पीछे खाली निजी कमरे को देखकर हैरान रह गया। यह संभावना थी कि हाई बोडोंग इसलिए चला गया था क्योंकि उसे कुछ काम था। हालांकि यह बेहतर हो सकता था क्योंकि जियाओ यान परेशान होने से बच सकता था। निजी कमरे में लापरवाही से नहाने के बाद जियाओ यान ने दरवाजे के पास लगे हरे और लाल रंग के साइन को इस तरह से पलट दिया कि लाल रंग की सतह बाहर की ओर हो गई। यह दर्शाता है कि वो परेशान नहीं होना चाहता था। अपनी सारी तैयारियां पूरी करने के बाद जियाओ यान आश्वस्त महसूस कर रहा था और कमरे में वापस आ गया। उसने खिड़की खोली, जिससे सुबह की गर्म धूप उसके शरीर पर बिखरी। इस गर्म और आरामदायक एहसास ने लोगों को थोड़ा आलसी महसूस कराया, लेकिन इसने जियाओ यान के मूड को एक शांत जगह पर पहुंचा दिया, जहां किसी भी उतार चढ़ाव को बनाना मुश्किल था। जियाओ यान चुपचाप खिड़की के पास खड़ा रहा। बहुत देर बाद ही उसने अपना शरीर घुमाया। कोई भी उसके शांत चेहरे पर थोड़ी सी भी खुशी या गुस्सा नहीं देख सकता था। उसने धीरे से अपनी हथेली उठाई और अचानक धीरे धीरे उसमें से एक हरे रंग की रोशनी उठी। हवा के साथ हरी रोशनी बढ़ती गई और एक हरे रंग के कमल के आसन में बदल गई, जिससे एक हल्की हरी चमक निकल रही थी। कमल का आसन जियाओ यान के सामने लटका हुआ था क्योंकि वह थोड़ा आगे बढ़ रहा था। अपने पैरों की उंगलियों से धीरे से जमीन पर दबाव डालते हुए जियाओ यान का शरीर ऊपर उठा और हरे कमल के आसन पर स्थिर रूप से उतरा। फिर वो उस पर क्रॉसलेग करके बैठ गया। जब उसका शरीर हरे कमल के आसन के संपर्क में आया तो जियाओ यान को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि वो अपने आसपास की प्राकृतिक ऊर्जा के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील हो गया है। ये कोर सीट वास्तव में ग्रीन लोटस कोर फ्लेम के समान स्रोत से निर्मित कुछ होने के योग्य थी। जियाओ यान ने अपनी उंगलियां हिलाई और उसकी उंगलियों के बीच 3 गोली रेखाओं से घिरी एक हरे रंग की औषधीय गोली दिखाई दी। उसने अपना सिर नीचे किया और इस औषधीय गोली का अध्ययन किया, जिसे उसकी सारी ताकत खत्म करने के बाद सफलतापूर्वक परिष्कृत किया गया था। वो बहुत देर तक चुप रहा और फिर धीरे से बोला, इस बार मैं असफल नहीं हो सकता, अन्यथा। जियाओ यान ने अपना सिर हिलाया और गंदी हवा की एक सांस छोड़ी। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और दोनों हाथों से प्रशिक्षण मुहरें बनाई। उसकी छाती का उठना और गिरना धीरे धीरे सहज होता गया। जियाओ यान के आंखें बंद करने के कुछ समय बाद उसके आसपास की शांत हवा में चुपचाप उतार चढ़ाव शुरू हो गया, ठीक वैसे ही जैसे झील की सतह पर अचानक पत्थर फेंके जाने से शांति भंग हो गई हो।
अनगिनत ऊर्जा प्रवाह, जिन्हें नंगी आंखों से देखा जा सकता था, हवा से बाहर निकल आए। वे कुछ समय तक हरे कमल के चारों ओर घूमते रहे और फिर हजारों ऊर्जा धागों में बदल गए, जो जियाओ यान में बहने लगे। जब वे हरे प्रकाश अवरोध से गुजरे, जिसे हरा कमल उत्सर्जित करता था, तो वे तेजी से एक प्रारंभिक शुद्धिकरण से गुजरे, जिसके बाद वे हरे कमल से थोड़ी थोड़ी शुद्ध ऊर्जा लेकर जियाओ यान की सांसों का अनुसरण करते हुए उसके शरीर में प्रवेश कर गए। एक बार जब ये ऊर्जाएं उसके शरीर में प्रवेश कर गईं, तो उन्हें जियाओ यान के दिमाग द्वारा आसानी से नियंत्रित किया गया। उन्हें एक बार चारों ओर परिचालित किए जाने पर क्यूई विधि के मार्ग के साथ आगे बढ़ाया गया। प्रत्येक ऊर्जा धागे के भीतर की अशुद्धियां पूरी तरह से शुद्ध हो गई। केवल थोड़ी सी शुद्ध ऊर्जा बची, जिसे भंवर में डाला गया। जियाओ यान ने धीरे धीरे बाहरी वातावरण की ऊर्जा को अवशोषित किया। काफी समय बाद जब सब कुछ सामान्य हो गया, तो जियाओ यान ने अपनी 2 उंगलियों के बीच स्थित 3 लाइन्स ग्रीन स्पिरिट पिल पर अपनी उंगली घुमाने की तैयारी की। एक कुशल तरीके से उसने इसे अपने खुले मुंह में घुमाया, इससे पहले कि जियाओ यान प्रतिक्रिया कर पाता। जैसे ही 3 लाइन्स ग्रीन स्पिरिट पिल उसके मुंह में गई और घुल गई, 3 लाइन्स ग्रीन स्पिरिट पिल तेजी से 3 शुद्ध ऊर्जा तरंगों में बदल गई, जिनमें से प्रत्येक भाग पिछले भाग से अधिक शक्तिशाली होता गया। वे उसके गले का अनुसरण करते हुए अशांत रूप से नीचे लुढ़क गए। अंत में वे क्रोधित गर्जना के साथ उसके क्यूई पथों में गिर गए। उस समय जब ऊर्जा के 3 हिस्से उसके क्यूई पथों में प्रवेश कर गए, जियाओ यान के हाथ, जो प्रशिक्षण मुहर को बनाए हुए थे, अचानक कांपने लगे। उसने महसूस किया कि ऊर्जा के 3 हिस्सों में से उनमें से 2 ने अचानक एक उच्च तापमान उत्सर्जित किया था, जो इस समय जल रही लौ के बराबर था। अन्य सफेद रंग की ऊर्जा बर्फ की तरह ठंडी हो गई थी। जहां भी ऊर्जा से ठंडी हवा गुजरती थी, वास्तव में उसकी क्यूई पथ की दीवारों पर एक पतली बर्फ दिखाई देती थी। इस गर्म और ठंडे एहसास ने लगभग जियाओ यान को, जो बिना तैयारी के पकड़ा गया था, अपने प्रशिक्षण मोड से हटने पर मजबूर कर दिया। यह सौभाग्य की बात थी कि उसकी प्रतिक्रिया तेज थी और उसने जल्दी से अपनी आत्मा को शांत कर लिया। जैसे ही उसने अपने दांतों को भींचा, अजीब दर्द को झेला और 3 ऊर्जा प्रकारों को अलग अलग तापमानों के साथ महसूस किया, उसे थोड़ा बहुत समझ में आया। इन 3 प्रकार की ऊर्जा का पैटर्न 3 प्रकार की ज्वालाओं के समान था, जिनका उपयोग उसने तब किया था जब उसने औषधीय गोली को परिष्कृत किया था। मुझे मत बताओ कि तथाकथित 3 लाइन्स ग्रीन स्पिरिट पिल वास्तव में कुछ ऐसा था जो ज्वाला ऊर्जा को अपने अंदर अवशोषित करता है और फिर उसमें निहित ऊर्जा का उपयोग करके ज्वालाओं की नकल करता है। जियाओ यान को अचानक अपने दिल में एक एहसास हुआ। उसने तुरंत और तेजी से अपने दिमाग को अपने शरीर में डुबो दिया। एक विचार के साथ भंवर के भीतर से अशांत हरे रंग की डू क्यूई की लहरें क्यूई पथों के साथ आगे बढ़ी और बाहर निकल गई। अंत में वे उसके क्यूई पथ के भीतर एक निश्चित स्थान पर 3 लाइन्स ग्रीन स्पिरिट पिल की ऊर्जा के साथ एक हिंसक टकराव में आ गए। धमाका। जब उसने अपने शरीर के भीतर से निकलने वाली नरम दबी हुई आवाज सुनी, तो जियाओ यान के गले से भी एक नरम दबी हुई करहान निकली। उसके चेहरे पर लाली छा गई, उसके हाथों की सील बदल गई और उसका दिमाग ऊर्जा के इन 3 समूहों को निर्देशित करने लगा, जो डू क्यूई के साथ टकराव में अपनी कुछ शक्ति खो चुके थे। उसने उन्हें क्यूई विधि मार्ग पर आगे बढ़ाया और उन्हें तेजी से प्रसारित करना शुरू कर दिया। परिसंचरण के दौरान 2 गर्म और एक ठंडी ऊर्जाएं एक दूसरे के साथ जुड़ने लगी और वास्तव में बेहद सामंजस्यपूर्ण तरीके से एक साथ विलय करने में सक्षम थी। समय समय पर यह अलग अलग कम या उच्च तापमान उत्सर्जित करता था। इससे जियाओ यान को बहुत तकलीफ हुई। अगर उसे पता होता कि गोली को परिष्कृत करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ज्वाला औषधीय गोली का सेवन करते समय शक्ति से संबंधित है, तो वो हड्डी को ठंडा करने वाली ज्वाला का इस्तेमाल
इतनी बेहिचक तरीके से नहीं करता। उसके डू क्यू द्वारा पहले शुरू किए गए हमले ने 3 लाइन्स ग्रीन स्पिरिट पिल के औषधीय प्रभाव को थोड़ा कमजोर कर दिया होगा। हालांकि जब 3 प्रकार की ऊर्जाएं क्यूई विधि मार्गों के चारों ओर परिचालित होने के दौरान 3 रंगों वाली ऊर्जा में पूरी तरह से विलीन हो गई, तो ऊर्जा का आकार अचानक बहुत बढ़ गया था। शुरू में कुछ अस्पष्ट ऊर्जा वास्तव में पूरी तरह से 3 रंगों वाले तरल में बदल गई थी। जैसे जैसे आकार बढ़ता गया, जियाओ यान ऊर्जा द्वारा उत्सर्जित उत्साहित गर्जना को अस्पष्ट रूप से सुन सकता था। इससे पहले कि वो प्रतिक्रिया कर पाता, उसके क्यूई पथ के भीतर 3 रंगों वाली ऊर्जा तुरंत एक ट्रेन की तरह तेजी से भागती हुई उसके क्यूई पथों के भीतर एक अनिवार्य तरीके से घूमने लगी। जियाओ यान चौंक गया और अपनी पूरी ताकत से इसे नियंत्रित करने के लिए तैयार होने ही वाला था कि 3 रंगों वाली ऊर्जा अचानक रुक गई। अनगिनत छोटे ऊर्जा स्तंभ इससे अलग हो गए। अंत में जियाओ यान की स्तब्ध निगाहों के नीचे वे उसके शरीर में क्यूई पथों का अनुसरण करते हुए सभी दिशाओं में अशांत रूप से बहने लगे। यहां तक कि कुछ क्यूई पथ जिन्हें जियाओ यान ने पहले कभी नहीं छुआ था, वे भी ऊर्जा के इन बेतरतीब ढंग से टकराने वाले धागों से हिंसक रूप से टकराए, क्योंकि वे अपना रास्ता बना रहे थे। जियाओ यान के माथे पर धीरे धीरे ठंडे पसीने की एक बूंद लुढ़क गई। उसके मुंह का कोना अचानक से फड़क उठा। इस समय उसका पूरा चेहरा दर्द से विकृत हो गया था। उसके दांतों के बीच की दरारों से एक फुफकारती ठंडी हवा बाहर निकल रही थी। उसके शरीर के भीतर ऊर्जा के अनगिनत छोटे छोटे समूह क्रूरता से कुछ संकीर्ण क्यूई पथों में घुस गए, जहां जियाओ यान कभी नहीं पहुंचा था। फटे हुए बाज जैसी आवाज निकालते हुए ऊर्जा एक बहती नदी की तरह बह गई और संकीर्ण और तंग क्यूई पथ तेजी से फैल गए। क्यूई पथों पर कई बेहद पतली दरारें दिखाई दी। दरारों के भीतर से एक हल्की चमक बाहर निकली। ये एक शगुन था कि क्यूई पथ हिंसक विस्तार का विरोध नहीं कर सकते थे और फटने वाले थे। जैसे जैसे क्यूई पथ की दरार रेखाएं धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी, 3 रंगों वाली छोटी ऊर्जा जो तेजी से गुजर रही थी, अनगिनत सफेद रंग के तरल पदार्थ पीछे छोड़ गई। ये तरल पदार्थ, जिनमें ठंडी हवा थी, तेजी से क्यूई पथ की दीवारों की सतह से चिपक गए जो टूटने वाली थी, जिसके बाद वे क्यूई पथ की दीवारों में रिस गए। जैसे ही ठंडे तरल ने ऐसा किया, दरार रेखाएं वास्तव में धीरे धीरे सिकुड़ने लगी। एक पल बाद क्यूई पथों पर दरार रेखाएं पूरी तरह से गायब हो गई। हालांकि अतीत में छोटे क्यूई पथ जो केवल अपने से गुजरने वाली थोड़ी ऊर्जा को ही समायोजित कर सकते थे, उनके स्वरूप और आकार में पूरी तरह से बदलाव आया था। इस तरह के दृश्य वर्तमान में जियाओ यान के शरीर के भीतर अनगिनत क्यूई पथों में हो रहे थे। हालांकि तीव्र दर्द के कारण जियाओ यान लगभग बेहोश हो गया था। क्यूई पथ जो तेजी से फैल रहे थे ने उसे ये समझने पर मजबूर कर दिया कि अगर वो दृढ़ रहे तो ये उसके लिए बेहद फायदेमंद होगा। जब तक ये सभी छोटे क्यूई पथ खुले रहेंगे, भविष्य में जिस गति से वो डू क्यूई को भेजेगा वो निस्संदेह बहुत तेज होगी। अगर वो अपनी डू क्यूई को उसी तरह नियंत्रित कर सकता है जैसे वो युद्ध में अपनी बाहों के माध्यम से करता था, तो उसे बहुत बड़ा लाभ होगा। जो ऊर्जा अलग हो गई थी, वो एक छोटे क्यूई पथ को खोलने के बाद आगे बढ़ती रही। जियाओ यान के शरीर की सतह पर छिद्रों से एक छोटे 3 रंग के ऊर्जा स्तंभ के निकलने पर एक नरम खींचने वाली आवाज सुनी जा सकती थी। पहली आवाज आने के कुछ ही समय बाद जियाओ यान का शरीर अचानक बार बार कंपन करने लगा। 3 रंग की ऊर्जाओं के समूह एक फव्वारे की तरह उसके छिद्र से हिंसक रूप से बाहर निकलने लगे। एक पल में उन्होंने जियाओ यान को कई छेदों वाली केतली की तरह बना दिया। ऊर्जा कुछ सेकंड के लिए बाहर निकली और फिर पूरी तरह से गायब हो गई। हालांकि ऊर्जा के गायब होने के बाद इन छिद्रों से खून निकलने लगा। जैसे जैसे खून धीरे धीरे नीचे की ओर लुढ़कता गया, जियाओ यान का आधा हिस्सा खून से भीग गया। जो छिद्र फैल गए थे
वे धीरे धीरे अपनी सामान्य स्थिति में आने लगे। हालांकि जियाओ यान स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि हर बार जब वो अपनी प्रशिक्षण सील को बदलता था तो वे छिद्र जो इस तरह से खुल गए थे कि वे क्यूई पथों से जुड़े थे, वास्तव में एक पवन सुरंग की तरह होंगे, क्योंकि वे बाहरी दुनिया की ऊर्जा को इतनी तेज गति से अवशोषित करते थे जो पहले की तुलना में कम से कम 10 गुना तेज थी। उन छोटे क्यूई पथों के भीतर तीव्र दर्द धीरे धीरे गायब हो गया, जिससे जियाओ यान ने राहत की सांस ली। अंत में उसने विचलित होना बंद कर दिया और अपना ध्यान पूरी तरह से 3 रंग की ऊर्जा के सबसे बड़े समूह पर केंद्रित कर दिया, जो अभी भी क्यूई विधि के मार्ग पर बढ़ रहा था। जैसे ही उसका मन उस 3 रंग की ऊर्जा को देखता है, जो थके होने का मतलब नहीं जानती, जियाओ यान को थोड़ा सिर दर्द महसूस होता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस 3 पंक्ति वाली हरी आत्मा की गोली में वास्तव में इतनी बड़ी मात्रा में ऊर्जा होगी। एक पल पहले मुख्य शरीर से अलग की गई ऊर्जा ही कुछ छोटे क्यूई पथों को खोलने और उन्हें सीधे उसकी त्वचा की सतह पर छिद्रों से जोड़ने में सक्षम थी। दूसरी ओर इस मुख्य शरीर की ऊर्जा का केवल एक बहुत छोटा हिस्सा क्यूई विधि मार्गों के चारों ओर कुछ चक्कर लगाने के बाद परिष्कृत किया गया था। इस गति के अनुसार उसे इसे पूरी तरह से परिष्कृत करने के लिए कितने समय की आवश्यकता होगी? जियाओ यान ने धीरे से हवा की एक सांस ली और उसने अपने दिल में धीरे से बुदबुदाया, मैं केवल ग्रीन लोटस कोर फ्लेम का उपयोग कर सकता हूं। जैसे ही आह भरी, जियाओ यान ने अपना इरादा बता दिया। भंवर के चारों ओर तरल ऊर्जा, जो बीच में स्वीकृति आत्मा के चारों ओर घूमती हुई एक छोटी झील की तरह थी, तेजी से घूमने लगी। हरे रंग की लपटों की असंख्य लपटें बाहर निकली और जियो यान के नियंत्रण में हिंसक रूप से 3 रंगों वाली ऊर्जा पर झपटने लगी। जिस क्षण दोनों संपर्क में आए, 3 रंगों वाली ऊर्जा उबलते तेल के बर्तन की तरह हो गई और अचानक उछलने लगी।